राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के बीकॉम प्रथम वर्ष के समस्त छात्रों का इस वीडियो क्लास में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत पहला चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ जाना कि अनुबंध क्या होता है और अनुबंध की क्या विशेषताएं हैं, वैध अनुबंध के क्या लक्षण हैं। उसके अलावा हमने अनुबंध और ठहराव में अंतर जाना और हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि एक कोटेशन था, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। तो ये अपन पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो क्लास में मैं आपको अनुबंध या ठहराव के प्रकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अनुबंध या ठहराव के कितने प्रकार होते हैं। तो विद्यार्थियों, जहाँ तक अनुबंध या ठहराव के प्रकारों का सवाल है, अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से हम इनको 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनफोर्सेबिलिटी या लीगलिटी, वैधता के आधार पर अनुबंध या ठहरावों का वर्गीकरण। दूसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ फॉर्मेशन, अनुबंध करने की विधि के आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन या निष्पादन के आधार पर अनुबंधों या ठहरावों के प्रकार। तो ये 3 प्रकार से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि वैधता के आधार पर कितने प्रकार के ठहराव या अनुबंध होते हैं। तो वैधता के आधार पर हम इनको 6 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला है वैलिड एग्रीमेंट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, वैध ठहराव यानी कि अनुबंध। अब वैध ठहराव या अनुबंध क्या होता है? वैध ठहराव वह होता है जो कि अनुबंध होता है, और अनुबंध क्या होता है? अनुबंध एक ठहराव होता है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। धारा 2H में ये बताया गया है। तो सबसे पहली बात कि वैध ठहराव क्या है। तो वैध ठहराव वो है जो कि एक अनुबंध होता है। और अनुबंध क्या है, ये हम सब जानते हैं। अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वैध ठहराव ही अनुबंध होता है, क्योंकि जो ठहराव वैध नहीं है वो अनुबंध नहीं बन सकता। धारा 2H में बताया गया है और पहले भी अपन इसका अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा है वॉइड एग्रीमेंट या व्यर्थ ठहराव। और व्यर्थ ठहराव की परिभाषा धारा 2G में दी गई है। तो व्यर्थ ठहराव क्या है? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। मतलब जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता, व्यर्थ ठहराव कहलाता है। मतलब ऐसा ठहराव जिसको कि राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, वो व्यर्थ ठहराव कहलाता है। तो आमतौर पर हम पढ़ेंगे कि ऐसे बहुत से ठहराव हैं जो कि व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं और उनको राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। तो बहुत से ऐसे ठहराव होते हैं जो कि ठहराव ही रहते हैं और जिनको कोई कानूनी मान्यता हासिल नहीं होती है, और वो व्यर्थ किस्म के होते हैं और उनको कभी भी प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे ठहराव व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि घरेलू ठहराव या सामाजिक ठहराव या राजनीतिक ठहराव, या अपन ये भी देख चुके हैं कि कुछ व्यापारिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है, वे ठहराव ठहराव ही रह जाते हैं। वो ठहराव कभी भी परिवर्तित नहीं कराए जा सकते। तो ऐसे ठहराव जो होते हैं वो ठहराव ही होते हैं और वो व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। कुछ ठहराव ऐसे भी हैं जिनको कानूनी रूप से स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। जैसे किसी वयस्क व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने का ठहराव, ये व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आता है। या किसी व्यक्ति के व्यापार में रुकावट डालने का ठहराव व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि व्यर्थ ठहराव क्या है? धारा 2G के अनुसार जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है वो व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आता है। तीसरा है व्यर्थ अनुबंध। अब व्यर्थ अनुबंध या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अभी तो अपने व्यर्थ ठहराव की बात की, अब व्यर्थ अनुबंध भी देख लेते हैं। तो व्यर्थ अनुबंध क्या है? एक अनुबंध जो राजनियम से प्रवर्तित होने से रुक जाता है, तब व्यर्थ हो जाता है जब वह प्रवर्तित होने से रुकता है।
धारा 2J में इसको बताया गया है। तो एक ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तित होने से रुक जाता है, वो तब व्यर्थ हो जाता है जब प्रवर्तित होने से रुकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यर्थ जो अनुबंध है, ये पहले तो ठहराव वैध था, किंतु भविष्य में किसी कारण से या किसी घटना के घटित होने से अब व्यर्थ घोषित हो गया है, उसको हम व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। क्योंकि कुछ तो ऐसे ठहराव हैं जो प्रारंभ से ही व्यर्थ हैं, जो भी मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ ठहराव ऐसे हैं जो प्रारंभ से व्यर्थ नहीं है, वो वैध हैं, किंतु किसी घटना के आकस्मिक घटना के घटित होने के कारण से उस ठहराव को अब पूर्ण करना संभव नहीं रहा दोनों पक्षकारों के लिए। ऐसी स्थिति में ऐसा अनुबंध जो कहलाता है वो व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी के मध्य एक अनुबंध होता है जिसमें ए बी से कहता है कि मैं आपको एक व्यावसायिक प्रशासन विषय पर किताब लिख कर दूंगा और बदले में आप मुझे 20,000 रुपये देंगे। ये ए और बी के मध्य अनुबंध हो गया, वैध अनुबंध हो गया, जिसमें ए बी के लिए एक किताब लिख के देंगे व्यावसायिक प्रशासन विषय पर, और बी उस किताब के बदले में रॉयल्टी के रूप में ए को 20,000 रुपये देंगे। लेकिन मान लीजिए किताब लिखने से पूर्व ही ए की मृत्यु हो जाती है, तो इस अनुबंध को पूरा करना अब ए के लिए संभव नहीं, न बी के लिए संभव है, क्योंकि अनुबंध का एक पक्षकार मौजूद ही नहीं है। ऐसी घटना घट गई जिसके कारण से कि अब अनुबंध को पूरा करना संभव नहीं रहा। तो इस प्रकार का जो अनुबंध है वो व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। ये अनुबंध पहले तो ठीक था, व्यर्थ नहीं था, ठहराव भी ठीक था, अनुबंध भी ठीक था, लेकिन चूंकि अब ऐसी कोई घटना घटित हो गई जिसके कारण से इसको पूरा कराना संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए इस प्रकार का जो अनुबंध है वो व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। तो शुरू में तो ये प्रवर्तित होता है, लेकिन राजनियम द्वारा प्रवर्तित होने से जब रुक जाता है तब वो व्यर्थ हो जाता है। पहला अपन ने पढ़ा वैध ठहराव या अनुबंध, दूसरा व्यर्थ ठहराव, तीसरा व्यर्थ अनुबंध, चौथा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या व्यर्थनीय अनुबंध। व्यर्थनीय अनुबंध क्या है? एक ऐसा ठहराव जो कि एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर तो परिवर्तनीय होता है, लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर नहीं, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। मतलब व्यर्थनीय अनुबंध क्या हुआ? धारा 2I में ये बताया गया है कि ऐसा ठहराव जो एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर तो परिवर्तनीय होता है, लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर नहीं, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। मतलब जब अनुबंध के दो पक्षकार होते हैं और दो पक्षकारों में से अनुबंध एक पक्षकार की इच्छा पर ही परिवर्तनीय होता है, तो ऐसा ठहराव व्यर्थनीय ठहराव कहलाता है। और ये ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ही परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तनीय हो सकता है राजनियम के अनुसार, अन्यथा नहीं। जैसे कि अपन को ये मालूम है कि अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। यदि मान लीजिए अनुबंध में स्वतंत्र सहमति नहीं है, यानी सहमति यदि उत्पीड़न के आधार पर ली गई है या अनुचित प्रभाव के आधार पर ली गई है, या हम कह सकते हैं मिथ्या वर्णन या फ्रॉड कपट के आधार पर ली गई, तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पक्षकार है उसको ये अधिकार होता है कि वो चाहे तो अनुबंध को स्वीकार कर ले और चाहे तो अनुबंध को रद्द कर दे। तो यहाँ पर अनुबंध को व्यर्थ नहीं करने का अधिकार पीड़ित पक्षकार को दिया गया है कि वो चाहे तो अनुबंध को चालू रखे और चाहे तो अनुबंध को रद्द कर दे। तो ऐसा जो अनुबंध है वो व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है, और इसमें पीड़ित पक्षकार को पूरा अधिकार होता है कि वह अनुबंध को रद्द भी कर सकता है और अनुबंध को मान भी सकता है। पांचवा प्रकार है अवैध ठहराव। सामान्यतः वह ठहराव जो राजनियम द्वारा वर्जित होता है वह अवैध ठहराव होता है। मतलब वो ठहराव जो राजनियम द्वारा वर्जित होता है, प्रोहिबिटेड होता है, वह अवैध ठहराव होता है। और ऐसा ठहराव सामान्यतः देश के कानून या लोक नीति के विरुद्ध होता है या दंडनीय प्रकृति का होता है। तो मतलब कुल मिलाकर ऐसा ठहराव जो राजनियम के विरुद्ध होता है, राजनियम के द्वारा वर्जित होता है, अवैध होता है। ये देश हित एवं देश के कानून या हम कह सकते हैं लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, वह दंडनीय प्रकृति का ठहराव होता है। तो इसको हम अवैध ठहराव कहते हैं। अवैध मतलब कि जो लीगल नहीं है, जिसको कानूनी प्रवर्तनीयता हासिल नहीं है, वो देश के हितों के विपरीत हो सकता है, कानून के हितों के विपरीत हो सकता है या लोक नीति के विपरीत हो सकता है। जैसे किसी दूसरे, जैसे ए और बी के मध्य एक ठहराव होता है जिसमें ए बी से कहता है कि अगर आप सी को जाके गाली बक देंगे या उसको जाके चाटा मार देंगे या उसकी पिटाई कर देंगे तो बदले में आपको 5,000 रुपये दूंगा। तो इस प्रकार का जो ठहराव है, ये ठहराव
अवैध ठहराव है क्योंकि ये ठहराव देश के कानून के खिलाफ है। और कानून के खिलाफ क्यों है? क्योंकि कानून के हिसाब से आप किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते, आप किसी व्यक्ति के खिलाफ मारपीट नहीं कर सकते। इसको देश का संविधान या देश का कानून मान्यता नहीं देता है। तो ये होता है इलीगल एग्रीमेंट या अवैध ठहराव। और लास्ट में है अप्रवर्तनीय अनुबंध, अनएनफोर्सेबल अनुबंध। अप्रवर्तनीय अनुबंध या अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अप्रवर्तनीय अनुबंध वह अनुबंध है जिसे कुछ वैधानिक तकनीकी खामियों के कारण प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। मतलब कुछ वैधानिक तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से अनुबंध को यदि प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता तो ऐसा अनुबंध अप्रवर्तनीय अनुबंध कहलाता है। यह अनुबंध तो इसलिए है क्योंकि इसमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां हैं। जैसे मान लीजिए कुछ अनुबंध इस प्रकार के होते हैं जिनको कहा जाता है कि अनुबंध वैसे तो लिखित और मौखिक सब हो सकते हैं, लेकिन कुछ अनुबंध इस प्रकार के हैं जिनका लिखित होना आवश्यक है। जैसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अंतर्गत जो आप रजिस्ट्री कराते हैं उसका लिखित में होना ज़रूरी है, या स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के अनुसार यदि किसी प्रपत्र पर स्टाम्प लगाना आवश्यक है और आपने स्टाम्प नहीं लगाए उस मूल्य के जिस मूल्य के लिखने चाहिए थे, तो ऐसा जो अनुबंध है वो अप्रवर्तनीय हो जाता है, उसको प्रवर्तनीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ तकनीकी खामियां इसमें रह गई हैं। तो ऐसा जो अनुबंध है वो अप्रवर्तनीय अनुबंध कहलाता है। तो विद्यार्थियों, अनुबंध का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण अपन ने 3 आधार पर किया, जिसमें पहला मैंने आपको बताया था वैधता के आधार पर, दूसरा मैंने आपको बताया अनुबंध करने की विधि के आधार पर, और तीसरा मैंने आपको बताया निष्पादन के आधार पर अनुबंधों के प्रकार। तो इसमें अपन ने आज पहला इस वीडियो क्लास में जानने का प्रयास किया है कि वैधता के आधार पर अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो वैधता के आधार पर अनुबंध मैंने आपको बताया 6 प्रकार के हैं, जिसमें हम कह सकते हैं पहला है वैध ठहराव यानी अनुबंध, दूसरा व्यर्थ ठहराव, तीसरा व्यर्थ अनुबंध, चौथा व्यर्थनीय अनुबंध, पांचवा अवैध ठहराव और छठा अपरिवर्तनीय अनुबंध। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी प्रकार मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।